किसी बड़े नेता के आने से दल के कार्यकर्ताओं में जोश तो भरता है। गृह मंत्री अमित शाह का मरुधरा दौरा भी इसका धांसू उदाहरण है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अमित शाह एक दिन के लिए मरुधरा आए, डायरेक्टली 6 लोकसभा सीटों को कवर कर गए और इनडायरेक्टली 2 एक्स्ट्रा सीटों को भी। पिछले दिनों पीएम मोदी भी आए थे और इसका भी इंपैक्ट रहा है। इधर कांग्रेस प्रचार प्रसार रणनीति के मामले में बीजेपी से पिछड़ती दिख रही है। कांग्रेस के जो आला नेता या कहूं नेत्री आए भी तो कांग्रेस में कोई खास जोश का संचार हुआ हो वैसा दिखता नहीं। तो प्रश्नकाल में आज चर्चा शाह के दौरे और उसके इंपैक्ट की। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कृष्ण कुमार जानू जी बीजेपी की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, भीमराज जाखड़ जी कांग्रेस की ओर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं और राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। भीमराज जी, मैं आपसे दरअसल शुरुआत करना चाहता हूं। विपक्ष के तौर पर अमित शाह के दौरे पर तो आपने भी नजर रखी होगी, भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारे बारे में क्या बोलेंगे, किसी के बारे में क्या बोलेंगे। लगा आपको कि हाँ अच्छा था, बीजेपी के लिहाज से फ्रूटफुल रहेगा? वो तो बीजेपी के नेता ज़्यादा अच्छी तरह बताएंगे। हम तो हमारी तैयारी है, वो हम हमारी तैयारी कर रहे हैं। वो अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमारी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहाँ? और दूसरी बात रही बात अमित शाह के दौरे की। अमित शाह के रूटीन ठीक है, दौरा है, वो उनकी अपनी लोकसभा के चुनाव की तैयारियों लेकर आए होंगे। हम तो हमारी तैयारी कर रहे हैं, जो हमारी रणनीति है उस हिसाब से हमारे कार्यकर्ता हमारे नेता। मैं आपकी रणनीति तो नहीं पूछूंगा, वो तो आप मुझे बताएंगे भी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर पूछूंगा कि ग्राउंड पर अगर कुछ चल रहा है तो दिखाई तो दे। तो मैं आपको यही तो कहना चाह रहा हूँ कि जो कांग्रेस का ग्राउंड की बात कर रहे हो तो हम हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता, हमारी जो इंटरनल जो बैठकें हैं या कार्यकर्ताओं बूथ लेवल की मीटिंग है वो हम लोग कर रहे हैं। और कुछ चीजें जो हमें मीडिया में हमें बतानी नहीं होती है तो इसलिए वो आपको दिखती नहीं होगी। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक पंथ दो काज की तरफ कांग्रेस क्यों नहीं सोच रही? सोनिया गांधी आई थी ना, हाल में आई थी, एक छोटी सी जनसभा कर जाती जयपुर में या रोड शो निकाल लेती या कुछ कर लेती तो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट लोकसभा के लिहाज से आपको होता ना। लेकिन आप फिलहाल शायद एक टाइम पे एक ही टास्क देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं? सर जी, वो जो बात आप पूछना चाह रहे हो वो सारी तैयारी हमारी है। हम हमारी रणनीति है, हमारी रणनीति के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी चुनाव की पूरी तैयारी है और उसी हिसाब से हम लोग लगे हुए हैं। तो क्या इसको मैं शॉर्ट में ये बोलूं, दुर्घटना से देर भली? अभी आप कुछ करेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ हमारे कार्यकर्ता मजबूत है, हमारे नेता मजबूत है, हमारी विचारधारा मजबूत है और उसी के बलबूते हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव ठीक है, एक अंतिम सवाल, उसके बाद फिर मैं कृष्ण कुमार जानू जी के पास जाऊंगा। आपके पूर्व में जितनी भी बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई हैं उसमें हमने मंच का एक पर्टिकुलर तरह का कलेवर देखा है। कलेवर इस तरह का कि राहुल गांधी होंगे या सोनिया गांधी होंगी या मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे और उनके आसपास गहलोत, डोटासरा, सचिन पायलट या इन्हीं जैसे चेहरे जो उस समय मौजूद हो, इनको रखा जाता है। उसमें महेंद्रजीत सिंह मालविया नहीं होते थे। अब आपने कल एक आपत्ति उठाई, नहीं सुन ले एक बार पूरी बात, आपने कल एक आपत्ति उठाई कि जब वो दिल्ली में थे तो वहीं पर ज्वाइन कराना चाहिए था, लेकिन उनको यहां भेजकर ऐसा लगा कि आप उनकी हैसियत के हिसाब से उनको इज्जत कम दी गई। आज वो शाह के साथ मंच पर खड़े थे, वो कभी मंच पर राहुल के साथ नहीं खड़े थे, सोनिया के साथ नहीं खड़े थे, आज अमित शाह के साथ खड़े थे। मैसेज तो गया आदिवासी समाज में। 5 वोट आए थे, राहुल गांधी के साथ मंच पे थे और जयपुर राहुल गांधी आए थे, महेंद्रजीत मालविया मंच पर थे, तमाम राजस्थान के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मंच के ऊपर थे और उनके साथ सबको बराबर आज मिल गई ना महेंद्रजीत सिंह मालविया को, आज इज्जत मिल गई ना, मालविया को सब कुछ मिला, सब नेताओं के साथ बराबर आज इज्जत मिल गई ना। किनको इज्जत हुई? यहाँ कौन सी बेइज्जती हो रही थी? नहीं, आपकी क्या बेइज्जती नहीं हो रही थी? आप कह रहे थे ना कि दिल्ली में ज्वाइन कराना चाहिए था, इज्जत नहीं दी। मेरी बात सुनो, जब उनके इतने बड़े लीडर है तो उनको दिल्ली में ज्वाइन करना चाहिए था। सही बोला उन्होंने, उनको कौन सा गलत बोला? अब यहाँ आज अमित शाह के साथ खड़े, ठीक अगले दिन ठीक है खड़े, तो वहां जब लोकल गए उदयपुर गए तब उनको अमित शाह बराबर बिठाया, वहां के बीजेपी के नेता हो गए कल से, तो उनको मंच के ऊपर बैठ नहीं था। ठीक है, कृष्ण कुमार जानू जी 6 लोकसभा सीटें, मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं कि जहां पर सबसे ज्यादा फोकस की जरूरत है वहां से अमित शाह ने चालू किया। तो ऐसे क्षेत्रों में ऐसी क्या कमी रह गई जो अमित शाह को वहां से शुरुआत करनी पड़ी या शंखनाद करना पड़ा? देखो स्वप्निल जी, भारतीय जनता पार्टी 24 आवर इलेक्शन मोड में काम करती है और भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें जो कुछ भी गड़बड़ होती है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भी नोटिस में रहती है। और वहां जो कमी रही या वहां की परिस्थितियां ऐसी रही, विधानसभा के चुनाव की जो गणित है उसमें भारतीय जनता पार्टी 115 विधानसभा सीट जीत कर आई और जिन जिलों में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जनाधार विधानसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से कमजोर रहा, वहां फोकस करना संगठन संचालकों की जिम्मेदारी है। अमित शाह जी आज भले ही देश के गृह मंत्री हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के इस व्यापक स्वरूप के समय पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं और उनकी समझ जो है वो इस बात को इंगित करती है कि वहां के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार का, मतलब आप अभी ये मान रहे हैं ना कि वहां पर कमी थी
जिसको भरे जाने की जरूरत थी और इसलिए अमित शाह को वहां पर लाया गया? देखो, जहां कुछ होता है वहां कुछ करना भी होता है। लाया गया कि गणित नहीं, अभी पूरी भारतीय जनता पार्टी का फोकस अभी 2024 की पूरी नहीं, 2 सेकंड। ये अमित शाह ने डिसाइड किया कि मैं राजस्थान आऊंगा और इस जगह पर जाऊंगा, या प्रदेश ने उनको बताया कि हमें इस जगह पर आपकी जरूरत है और यहां पर आइए? देखो, मैंने पहले ही कहा, भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं की रिपोर्टिंग, कौन सा मंडल, कौन सा बूथ, कौन सी विधानसभा, कौन सी लोकसभा में किस प्रकार की जरूरत है, सारी रिपोर्टिंग रहती है। अब एक सवाल है, और ये बहुत जरूरी सवाल है, क्या एक मुद्दे पर कांग्रेस आपको घेरने पर सफल रही है? वो मुद्दा है जाति का। मैं बताता हूं क्यों। आज आदिवासियों के बीच जब अमित शाह बोल रहे थे उदयपुर में, तो उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि भाई एक आदिवासी, बल्कि आदिवासियों में भी जो जाति में सबसे नीचे आती है, वहां से एक आदिवासी को उठा के हमने राष्ट्रपति बनाया है। ये बात आपको गिनाने की जरूरत पड़ी क्या? कास्ट के बेसिस पर आप अपना कास्ट न्यूट्रल फेस प्रोजेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, जो आपको लोगों की कास्ट बतानी पड़ रही है? प्रधानमंत्री खुद अपनी कास्ट बता चुके हैं, अपने उपराष्ट्रपति की बता चुके हैं, राष्ट्रपति की बता चुके हैं, तो आप एक मुद्दे पर घिर गए क्या कांग्रेस से? स्वप्निल जी, इसे घिरने की भाषा में मत बोलिए। भारत की सामाजिक संरचना और संवैधानिक व्यवस्था में जाति आधारित आरक्षण का प्रावधान है, और जब जाति के आधार पर आरक्षण है, राष्ट्रपति के पद के लिए कोई जाति आरक्षण नहीं है। आप मेरी बात को पर्टिकुलर राष्ट्रपति पर केंद्रित नहीं करें, संपूर्ण व्यवस्था में सबको आपने उसी में गिनाया है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। अमित शाह जी ने उसी पे गिनाया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। देखो, अमित शाह जी जिस विषय को जिस संदर्भ में रख रहे हैं और हम उस विषय को किस संदर्भ में समझ रहे हैं, इतना सा अंतर है कि इसको राजनीति के चश्मे से देखें तो जातिगत आधार पर गिराना है। हाँ। और अगर सर्वस्पर्शी, सर्वग्राही और सबको टच करके साथ लेकर चलने की बात करें तो उस एंगल से भी ये बात फिट बैठती है। इसलिए नजरिया अपना अपना है कि उसे सबको साथ लेकर चलने की बात। आप ये बोल सकते थे, देखिए अगर आप गरीब महिला और ये बोले होते तो आपके वो GYAN ज्ञान से मैच कर जाता। आप हमारे शब्द डालना चाहते हैं? नहीं, ठीक है। नहीं, अमित शाह जी से ज्यादा वोकैबुलरी तो हम जितने भी लोग अभी इस वक्त पैनल में हैं उनसे बेहतर तो शायद ही किसी की होगी। लेकिन राधेश्याम भारती जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राधेश्याम भारती जी, बैकग्राउंड में और फ्रंट पे भी हर कोई अभी लोकसभा की ओर ही जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी जा रही है, क्या आपको ये लगता है कि अमित शाह के इस दौरे के जरिए एक ऑलरेडी सत्ता में होने की बढ़त तो हासिल थी, लेकिन एक ऑलरेडी बढ़त भी मिल रही है? क्या कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर उतनी एक्टिव नजर आ रही है जितना बीजेपी नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्साह से भरी हुई है, विश्वास से लबरेज है। जैसा कि आज गृह मंत्री जी ने बीकानेर में जिस तरह से उद्बोधन दिया और जिस तरह से उन्होंने कश्मीर में धारा 370 हटाने की बेशक चाहे बात कही, चाहे ये कहा कि भाई अब कोई किसी तरह का कोई कौमी झगड़ा, कोई किसी की क्या हिम्मत है कोई करे, यानी कुल मिलाकर, और फिर उन्होंने कितने विश्वास के साथ ये कहा कि 25 की 25 सीटें हम जीत करके आएंगे और हर सीट 5 लाख से अधिक उनसे जीतेंगे। ये भी उस मीटिंग में बात कही गई। तो इससे साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह विश्वास से लबरेज है और आक्रामक भी है। आप देखिए, कांग्रेस डिफेंड नहीं कर पा रही है कांग्रेस। लेकिन ये भी अपने आप में एक अलग मसला है कि केंद्र की सत्ता में बैठा दल एग्रेसिव खेल रहा है और विपक्ष एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राधेश्याम जी, मेरा एक सवाल है, 2014 में जब ये आए थे तो रोटी, कपड़ा और मकान की बात पर आए थे। रोटी और कपड़ा पर फिलहाल बात नहीं हो रही है, मकान को ये जरूर कवर कर ले रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए। देखिए, वो जिन मुद्दों को लेकर के आए थे वो सब गौण, वो पीछे छूट गए हैं। हाँ। 100 स्मार्ट सिटी की बात कह करके आए थे। युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कह करके आए थे। विदेशी काला धन जो विदेशों में जमा है बैंकों में, उसको वापस लाने की कह करके आए थे। कितनी सारी बातें थी, वो सब पीछे छूट गई है। अब तो दोनों विदेशों में काला जो धन है उसकी कोई चर्चा ही नहीं होती है, और आंकड़े तो ये कहते हैं कि वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे ही डॉलर की जो है उसकी कह करके आए थे, उस समय शायद 56-57 रुपए था, आज देखिए आप कहाँ चला गया। वो सब बातें पीछे रह गई हैं।
अब तो देखिए केवल मतलब सेंटिमेंटल इश्यू पर अगर चुनाव लड़ा जाता है तो कांग्रेस खुद को कहां स्टैंड पाती है? देखिए स्वप्निल जी, जैसे सांस्कृतिक विकास की बात की, वो पीछे छोड़ दिए मुद्दे। सांस्कृतिक विकास का क्या अर्थ है? क्या भारत कभी सांस्कृतिक विकास में पिछड़ा रहा है क्या? यहाँ तो संस्कृति तो यहाँ मूल चीज है। ठीक है राधेश्याम जी, मैं आगे आपके पास आता हूं। मैं भीमराज जी आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर बीजेपी किसी खिलाड़ी से चाहती है कि उसको आके मेरे पिच पर खेलना पड़ेगा तो उस खिलाड़ी को खेलना पड़ता है। कांग्रेस अगर उस पिच से अलग खेलने की कोशिश करेगी तो कैसे चलेगा? इस पिच पर आएंगे तो धराशायी हो जाएंगे। सेंटिमेंटल वैल्यू पर जा रहे हैं चुनाव, आप समझ रहे हैं ना इस बात को, जाएंगे, ये तय है। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं है, ये खाली सिर्फ एक मार्केटिंग का इन्होंने फंडा बना रखा है। आज एजेंसियों के बलबूते पे ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कैसे आपने देखा होगा विधानसभा के चुनाव थे, कहाँ का ईडी की एंट्री हो रही थी, कहाँ का इनकम टैक्स की एंट्री, कहाँ सीबीआई की एंट्री हो रही थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि ईडी है कि बीजेपी नेताओं के छापे क्यों नहीं मारी, और क्या ईडी ने जिन नेताओं के छापे मारे और उन नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो गए। बीजेपी जिन मुद्दों के बलबूते आई थी 2014 में, लेकिन एक बात बताइए ना, एक बात बताइए भीमराज भाई, मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी प्रोडक्ट का नाम लीजिएगा, लेकिन मैं आपसे ये जरूर कह रहा हूँ कि आप जिस भी किसी साबुन से नहाते होंगे वो साबुन आपने ऐड देखकर ही खरीदा है। इसका मतलब ये है ना कि मार्केटिंग चलती है, और अगर मार्केटिंग चल रही है तो चल रही है, स्वीकार कीजिए। मार्केटिंग चल रही है, पर मैं आपको हम यही बात आप करना चाहता है, क्या मूलभूत जो सवाल होते हैं जनता से जुड़े हुए, उन सवालों का क्या होगा जिनको लेके सत्ता में 2014 में आए थे? 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? 15-15 लाख खाते में आएंगे, उनका क्या हुआ? 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होगी, उसका क्या हुआ? हम 15 काला धन वापस लाएंगे, क्या काला धन नारंगी हो गया क्या? आज उन मुद्दों में, पर बल्कि उसके बाद पिछड़ा डॉलर हम ऐसे कर देंगे रुपए के बराबर हो जाएगा, वो डॉलर आज 83 रुपीस राधेश्याम जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं यहाँ पे दर्शकों के साथ भी शेयर कर रहा हूं। कांग्रेस बड़े दिनों के बाद सड़कों पर उतरी, लेकिन उस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरी जिस मुद्दे से वो आहत थे, जनता आहत नहीं थी। नहीं, 2 मिनट भीमराज जी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस पीरियड में आप इन्हीं मुद्दों को लेकर सड़कों पर हो सकते थे, लेकिन आप इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर नहीं रहे। और दूसरी बात यह है कि क्या यह सच नहीं है? अच्छा, मैं एक छोटा सा कमेंट राधेश्याम जी से ले रहा हूं, फिर आपसे मैं बोलता हूं। राधेश्याम जी, क्या यह सच नहीं है कि देश भर में आदिवासी वोट बैंक छिटका है कांग्रेस से? एक समय तो उनका वोट बैंक था ना, कई जगहों पर क्षेत्रीय पार्टियां बनी, राजस्थान में भी बन गई बीएपी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ जगहों पर तो अब वो कुछ स्टेट्स में तो वो राज करने की स्थिति में कांग्रेस कहीं पीछे सरक चुकी है। ये बात तो सच है ना? बिल्कुल सही है। देखिए, कांग्रेस का जो अपना वोट बैंक था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, वो हर स्टेट के हिसाब से उससे सरक चुका है। वो चाहे आम आदमी पार्टी का पंजाब और दिल्ली में देखो आप, यही वोट बैंक है। ठीक है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो है मुलायम सिंह और मायावती का यही वोट बैंक है। बिहार में आप देख लीजिए, यानी कांग्रेस, ममता बनर्जी ने क्या किया? ममता बनर्जी गठबंधन के तौर पर तो भारी स्ट्रगल है ही अभी इंडिया गठबंधन में, जितना हम देख रहे हैं। भीमराज जी, अब आप कमेंट दे सकते हैं। मैं बस कृष्ण कुमार जी, उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। आप सुन तो चुके हैं मैंने क्या कहा, क्या मैं कहीं भी गलत था? देखिए, मूलभूत मुद्दे मैं आपको बता रहा हूँ, जिन मुद्दों को कांग्रेस ने प्रदर्शन कैसे कब नहीं किया, मणिपुर को लेके नहीं किया। क्या नोटबंदी के टाइम कांग्रेस चुप थी? क्या 3 काले कानून आई कांग्रेस चुप थी? जब जनता के हितों का, किसान मजदूर की आवाज दबेगी, हमने बिल्कुल कांग्रेस चुप नहीं थी। कांग्रेस चुप नहीं थी, कांग्रेस सड़कों पर कम थी। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मणिपुर में जिस तरह के हालात थे सर, आपको रोज सड़कों पर होना चाहिए था। आप दिन चुन के सड़कों पर। आप एक बात बताइए, हमने सड़कों पे प्रदर्शन किया, हमने आवाज उठाने की कोशिश की कि आप महिलाओं का उनका सम्मान कीजिए। वो कारगिल के हीरो बोला, मैं दुश्मनों को भारतीय सीमा से धकेल दिया, मेरी वाइफ की इज्जत नहीं बचा सका। पर मैं पूछना चाहते हैं, क्या उनको न्याय मिलेगा? क्या पहलवान बेटियों को न्याय मिलेगा? क्या वो 750 किसानों को न्याय मिलेगा? क्या 10 करोड़ 70 लाख उन मजदूरों? ठीक है, कृष्ण कुमार जानू जी, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ। इन मुद्दों के ऊपर 2 मिनट भीमराज जी, मैं कृष्ण कुमार जानू जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और संविधान दोनों को खत्म करना चाहिए। ठीक है कृष्ण कुमार जी, देखिए ये बात तो सच है ना कि रोटी कपड़ा पर हम नहीं सुन रहे, उस पर तो हम आश्वासन ही सुन रहे हैं। और देखिए, अब 10 साल होने को आ गए। अब मुझे लगता है अब तो लोग आपसे भी आज नहीं तो कल सवाल पूछना चालू करेंगे, और जब भी सवाल पूछना चालू करेंगे तो आपसे ये पूछेंगे कि मैं तेल महंगा क्यों ले रहा हूं, या मेरी रोटी महंगी क्यों पड़ रही है,
या जो साबुन में 23 रुपए में लेता था, मैं आज उसे 43 रुपए में क्यों लूं? क्या क्या हो क्या रहा है? ये किसी दिन तो इन सवाल आप तक पहुंचेंगे ना कृष्ण कुमार जी। देखिए, जनता के बीच और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो संवाद है वो इतना अच्छा और एक दूसरे की समझ वाला है। 80 करोड़ लोगों को आज भी प्रधानमंत्री के यहां से अनाज मिल रहा है। इसका मतलब हम रोटी की चिंता कर रहे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार की विषम परिस्थितियां, परेशान कौन है? परेशान कौन है? लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास। परेशानियां हमेशा समाज जीवन में रहती आई हैं, अब भी रहेंगी। जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आज भी 3 करोड़ आवास बनाने जा रही है। मेरी बात ही नहीं समझे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर मीटिंग्स में ये बताएं कि भाई फलाने दिन से महंगाई पर हम काबू पा लेंगे और चीजें सस्ती होना चालू होंगी, तब तो बात रोटी कपड़ा की है। मकान की तो आप बात कर ही रहे हैं। आपने अभी जैसे आवास गिनाना चालू किया, मैं तो खुद कह रहा हूं मकान तो आप बोल ही रहे हैं, मैं तो रोटी कपड़े पे पूछ रहा हूं। देखो, कुल मिलाकर के रोटी और कपड़े की चिंता भी हो रही है, ऐसी बात नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो जनादेश हमें बार बार रिपीट एंड रिपीट में नहीं मिलता। मैं आपसे एक बात कहूं, जिस कांग्रेस पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं वो कांग्रेस केवल एक परिवार के लिए आंदोलन करती है। अपने खाते फ्रीज होते तो आंदोलन करता हूं। हाँ, वो जनता के मुद्दों पर चुप रहती है। ये 18 परिवारों की लिस्ट है। हाँ। ये 18 परिवार वो परिवार है जिनके बीजेपी के कंटिन्यू जीतते हैं। क्या ये परिवारवाद नहीं है? आप कौन से परिवारवाद की बात करना चाह रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं, इनका परिवार नहीं है? राजनाथ सिंह के बेटे क्या है? आज हिमाचल प्रदेश पीके धूमल के बेटे क्या है? कल्याण सिंह के बेटे क्या है? कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह क्या है? मेनका गांधी के बेटे क्या है? यशवंत सिन्हा के बेटे कहां हैं? वसुंधरा राजे के बेटे कहां हैं? रमन सिंह के बेटे कहां हैं? मैं 18 नामों की लिस्ट है, ये गिनाना चाह रहा हूं। तो क्या ये कौन से परिवारवाद की आप बात करना चाह रहे हो? 2 सेकंड पूछना चाहता हूं, मोदी जी का वो वादा कहां गया? अगर यूपी में किसानों की आमदनी 2022 में दुगुनी कर देंगे। भीमराज भाई, देखिए 2 सेकंड। भीमराज भाई देखिए, देखो परिवारवाद कृष्ण कुमार जी, मैं आपसे सवाल ले लूंगा, ठीक है? मैं बता रहा हूँ भीमराज भाई मेरी बात सुनिए ना। जब हम किसी बीजेपी से सीखे, नहीं 2 मिनट, जब हम किसी पेड़ को देखते हैं ना तो हम उसको जड़ से देखना शुरू करते हैं और ऊपर तक देखते हैं। ये बात तो मानेंगे ना भीमराज भाई? अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर परिवारवाद बीजेपी में ऊपर ही ऊपर कहीं टहनियों में नजर आ रहा हो तो जड़ तक की नजर तो कांग्रेस में नजर आती है ना भीमराज भाई? इतना तो डिफरेंस है ना। वो उस पर निशाना साध रहे हैं। परिवार की बात कर रहे हो जिसके दो प्रधानमंत्री इस देश के लिए कुर्बानी दे दी। आप उस परिवारवाद की बात कर रहे हो जिसने आजादी की लड़ाई के लिए इस देश को एकजुट। ठीक है, लेकिन कृष्ण कुमार जी अंग्रेजों के मुखबिर थे। मैं एक बात कह रहा हूं, एक वक्त था जब अकाली दल के साथ आपका गठबंधन हुआ करता था पंजाब में। परिवारवाद की सेम एग्जाम्पल है वो। आप उनके साथ सहज थे और कांग्रेस से असहमत। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मजीठिया कौन था? मजीठिया वो था जिसने जनरल डायर को शरण दी, उसके साथ ये सरकार बनाते। ये वही तो जब आपने कोई इशू उठाया, मैं उसी में एग्जांपल जोड़ रहा हूं ना भीमराज भाई। क्यों अपन गुस्से में आ गए? अमित शाह आ गए तो आप गुस्से में आ गए? हाँ, गुस्से में नहीं है। ठीक है कृष्ण कुमार जी, अकाली दल सरकार में नहीं था। ठीक है स्वप्निल जी, आपके सवाल का साधारण सा जवाब है, देश में जितने राजनीतिक दल काम करते हैं, कश्मीर के दोनों राजनीतिक दल पारिवारिक हैं, पंजाब का अकाली दल पारिवारिक है, हरियाणा के पारिवारिक हैं, उत्तर प्रदेश बिहार के पारिवारिक हैं, ठाकरे परिवार का पारिवारिक है, उड़ीसा का पारिवारिक है। पूरे देश में कांग्रेस भी पारिवारिक पार्टी है, छोड़कर भाजपा को कोई दल नहीं है जो परिवार आधारित संचालित नहीं हो रहा हो। सारी पार्टियां अपने परिवारों के लिए काम करती है, जनता का काम भाजपा करती है। 2 मिनट। लेकिन कई इंडस्ट्रीज हैं जो पारिवारिक है, देश को रेवेन्यू दे रही है। होती तो हर पारिवारिक चीज गलत हो ये जरूरी तो नहीं है ना। लेकिन राजनीति में परिवार की योग्यता, राहुल गांधी को कितनी बार लॉन्च किया है? एक परिवार में जन्म लेने के कारण लॉन्चिंग मिल रही है। सांसद तो कंटिन्यू है ना, यहां से नहीं वहां से सांसद तो कंटिन्यू है। हाँ, अमेठी से हारते हैं, पुश्तैनी सीट से नई जगह चले जाते हैं। चलिए ठीक है। तो फिर मोदी जी को भागना सीखवाना, गुजराती से चुनाव लड़ने चाहिए था ना। आप गुजरात के आइए ना। तो नहीं भीमराज जी दोनों जगह से जीते थे। नहीं वो दोनों जगह से जीते थे। राहुल गांधी दोनों जगह से नहीं जीते, बल्कि उन्होंने तो ऐसी सीट हारी जो कि उनका गढ़ थी। प्रधानमंत्री मोदी का तो कभी आप देखिए गुजरात गढ़ था तो वहां से भी जीत कर दिखा दिए और यूपी में भी आकर भी जीत कर दिखा दिए। लेकिन ठीक है, मैं राधेश्याम जी आपसे पूछ रहा हूं, ये सेंटिमेंटल इश्यूज का जिस तरह का कॉकटेल बन रहा है, वही आप ये समझ लीजिए गेम सेटर है, गेम चेंजर है, या जो भी आप कह लें। लेकिन इस फाइट में बीजेपी बहुत आगे दिख रही है, लेकिन क्या वो 25 दिख रही है? 25 मतलब मिशन 25, क्या वो 25 तक दिख रही है? क्योंकि चेहरे अगर लाने पड़ रहे हो
और सेंटिमेंटल इश्यूज को जिंदा रखना हो तो? स्वप्निल जी देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो कला है, वो मार्केटिंग है उनकी, वो सिस्टम है जिससे वो अपना पीतल भी जो सोने के भाव बेच देते हैं मार्केट में। और कांग्रेस के पास जो है वो सिस्टम फेल है, कमजोर है, पुराना पड़ चुका है, लचर जर्जर है, जो उसकी मार्केटिंग वो अपना सोना जो है वो तांबे के भाव, पीतल के भाव भी नहीं बेच पा रहे। विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ। कांग्रेस के पास कहने के लिए बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन वो जो पब्लिक के बीच में उन मुद्दों को लेकर के कनेक्ट हो ही नहीं सके। आज देखिए, अब लोकसभा का मैदान एकदम साफ पड़ा है। जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो है डीजल पेट्रोल सस्ते देने की बात कही थी, पुनर्समीक्षा की उसकी बात की थी, लेकिन कांग्रेस, मेरे पास समय खत्म हो चुका है, लेकिन कृष्ण कुमार जानी जी अगर उंगली आप उठा रहे हैं तो मैं आपको 10 सेकंड देता हूं और 10 सेकंड में आपको भी दे दूंगा। कृष्ण कुमार जी क्या जोड़ रहे हैं? बहुत साधारण सी बात है। राधेश्याम जी ने एक सवाल उठाया कि हम सोने को या पीतल को, ये सारे उदाहरण दिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जो है वो वास्तव में अपनी मनस्थिति और जनता के साथ की मनस्थिति दोनों में संवाद सेतु नहीं बना पाया। पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़, गंगानगर से सांसद न्यालचंद मेघवाल जब कह रहे हैं कि किसान आंदोलन की बात सुनिए, तब आप कैसे उनसे ऐसा व्यवहार करिए जैसे विदेशों से आए हो। आप लोग इस तरह का व्यवहार, आपका आंदोलन, किसान रोको आंदोलन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्रश्नकाल। नमस्कार।